हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग करने वाले हैं कंपनीज एक्ट को रिवाइज। जैसे मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 30 मिनट्स में रिवाइज करवाया था, वैसे ही हम लोग कंपनीज एक्ट 20 से 25 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कंपनीज एक्ट आया क्यों। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एक पुराना कंपनीज एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956। बहुत ही पुराना हो चुका था, अब टाइम आ चुका था उसको रिप्लेस करने का, तो उसको रिप्लेस किया गया कंपनीज एक्ट 2013 से। अब ध्यान से समझना, कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनी के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी क्या होता है, तो ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। कंपनी मींस एक ऐसा एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुआ है या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर हुआ है, तो उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। अब इस डिफिनेशन से हमें समझ में आया नहीं कि एग्जैक्टली कंपनी होता क्या है, तो लॉ मेकर ने बोला कि ये डिफिनेशन के साथ साथ हम 5 फीचर्स भी दे दें। अब हम लोग समझते हैं वो 5 फीचर्स कौन कौन है। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी मेंबर दोनों अलग अलग हैं, इन द आई ऑफ लॉ दोनों का एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग है। कभी भी मेंबर अपने लाइबिलिटी के लिए कंपनी को लायबल नहीं करेगा और कंपनी कभी भी अपने डेफ्ट और लाइबिलिटी के लिए मेंबर को लायबल नहीं मानेगा। अब यहीं पर से एक और कॉन्सेप्ट ऐड होता है, कॉर्पोरेट वेल का। ये भी सेम बात बोलता है कि कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा है और वो पर्दा मेंबर को प्रोटेक्ट कर रहा है कंपनी के डेप्ट एंड लाइबिलिटी से। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस लॉ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलमोन वर्सेस सोलमोन कॉर्पोरेट लिमिटेड। इसमें होता क्या है, सोलमोन ने एक बिजनेस खोला था, सारे मेंबर वो खुद ही था, वो और उसके फैमिली मेंबर्स ही मेंबर थे कंपनी के। उसने पैसे लगाए कंपनी में, बदले में सिक्योर डिवेंचर्स ले लिए थे। जब कंपनी बंद होने लगा तो बहुत सारी लाइबिलिटी थी, आउटसाइडर क्रेडिटर थे, सिक्योर डिवेंचर्स थे जो खुद सोलमोन था। तो उस सिचुएशन में पेमेंट सबसे पहले सिक्योर डिवेंचर को होना है, तो सोलमोन ने खुद को पेमेंट कर दिया। ये बात आउटसाइडर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो कोर्ट गए एंड कोर्ट में जाकर बोला कि इसने अपने आप को पेमेंट कैसे कर लिया, इसे तो हमें पेमेंट करना चाहिए, हम आउटसाइडर हैं, इसकी कंपनी है, ये अपने आप को पेमेंट कर रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि सोलमोन और सोलमोन कंपनी लिमिटेड दोनों अलग अलग हैं, दोनों की एग्जिस्टेंस भी अलग है, देयर इज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सबसे पहला पेमेंट सिक्योर डिवेंचर्स को जाना है और वो सोलमोन खुद है, तो इसमें लॉ कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सोलमोन को सही माना गया और यहाँ पर केस खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही केस खत्म हुआ, कोर्ट ने ये बात सोचा कि लोग इसका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं, ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन लाया इस कॉन्सेप्ट में, लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल्थ। ये एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो कोर्ट जो है लिफ्ट कर देगा कॉर्पोरेट वेल और डायरेक्टली मेंबर को लायबल किया जाएगा। 5 केस तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं इसके ऊपर, एलन एनेमी, मिसकंडक्ट, दिनशॉ मैनेजी, पटीट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ऐसे 5 केसेस दिए हुए हैं। ध्यान से समझना, मैंने एक भी केस लॉ अच्छे से डिफाइन नहीं किया, अभी सोलमोन भी मैंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया, बस तुम्हें ओवरव्यू दिया है। क्यों मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी केस लॉ हैं तुम्हारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में, जिसपे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो सब मैं एक वीडियो कर वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो तुम्हें बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बस एक वो वीडियो देख लेना, तुम्हारा जितना भी केस लॉ है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसमें कर रहा हूँ, तो इसलिए 10 जगह बताने से कोई फायदा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फीचर्स है वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी लीगल पर्सन जैसा काम करता है, यानी कंपनी अपने नाम पे खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी के ऊपर केस भी कर सकता है, खुद के ऊपर केस खा भी सकता है। तो कंपनी एक लीगल पर्सन जैसा काम करता है, बट क्योंकि वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। थर्ड इज परपेक्चुअल सक्सेशन। मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी बंद नहीं होगा जब तक उसको पेपर पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, चौथा क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी जितना मेंबर पैसा लगाएंगे या प्रॉमिस करेंगे कि हम इतना ही पैसा लगाएंगे, बस उनको उतना ही लगाना होगा, बाकी उनके घर से कुछ नहीं जाएगा। लास्ट जो आता है फीचर वो है कॉमन सील। कॉमन सील क्या बोलता है, देखो कॉमन सील होता क्या है, डॉक्यूमेंट पे ऑथेंटिकेट करने का तरीका होता है। अब देखो, कॉमन सील रखना पहले तो मैंडेटरी हुआ करता था, बट अमेंडमेंट आ चुका है
अब कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है। अब कंपनी चाहे तो 2 डायरेक्टर मिलकर साइन कर दे या 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी मिलकर साइन कर दे, तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं कॉमन सील के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 जो है वो बात करता है हमेशा से एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये एक्ट कहाँ लगेगा। तो देखो, कंपनीज एक्ट इंडिया का एक्ट है, तो ऑब्वियस सा बात है इंडिया पे लगेगा। बट अगर तुम देखो तो कुछ लिस्ट दिए गए हैं तुम्हारे मॉड्यूल में, कुछ लिस्ट दिए गए हैं एंटिटी वाइज कि देखो इन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। लिस्ट में अगर तुम देखो, सबसे पहला कंपनीज एक्ट कंपनी पे तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा बैंकिंग कंपनी पे भी लगेगा। तुम्हारे माइंड में डाउट आना चाहिए कि भाई बैंकिंग कंपनी को अलग से क्यों लिख रहे हैं हम लोग, है तो वो भी कंपनी ना। तो देखो, बैंकिंग कंपनी के ऊपर एक खुद का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो उसको वो एक्ट भी मानना पड़ता है एंड कंपनीज एक्ट भी उस पर लगेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कभी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो बैंकिंग कंपनी किसकी बात मानेगा। तो बैंकिंग कंपनी अपने पेरेंट एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात मानेगा। तो अगर तुम लिस्ट देखो तो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया गया कंपनी और कोई कंपनी है जो नोटिफिकेशन से पास करके बनाया है, उन सब पर कंपनीज एक्ट लगेगा। एंड कोई भी अगर इनकंसिस्टेंसी आता है इनके पेरेंट एक्ट के साथ, तो ये अपने पेरेंट एक्ट की बात को मानेंगे। तो अब हमें करना है टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सबसे पहला जो कंपनी है वो है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर डिफाइन है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में 3 बातें लिखी है। कौन कौन सी? सबसे पहला, वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है शेयर के ट्रांसफर पे। दूसरा, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। अब इस 200 के लिमिट में कौन कौन काउंट होगा वो देख लो। जो एम्प्लॉय है वो काउंट नहीं होगा। अगर किसी एम्प्लॉय के पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो वो काउंट नहीं होगा इस 200 के लिमिट में। कोई एक्स एम्प्लॉय यानी कोई एम्प्लॉय पहले था अभी एम्प्लॉय नहीं है, बट उसको जो शेयर्स मिले वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिले, तो वो भी इस 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। एंड तीसरा, जो ज्वाइंट होल्डर्स हैं शेयर्स के, उनको हमेशा हम लोग 1 काउंट करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर डिफाइन है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी मीन्स एक ऐसा कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। अब देखो, इसका अगर डिटेल में तुम्हें लिखने आएगा तो कैसे लिखोगे? तो जो प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शन है वो इसके फीचर्स हो जाएंगे, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट जो कंपनी आ जाता है वो आ जाता है स्मॉल कंपनी, डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर। स्मॉल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं है, प्लस टर्नओवर 40 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसे कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी बोलते हैं। इसके एक्सेप्शन है, यानी कुछ कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता भले ही ये क्राइटेरिया भी चूना मीट कर दे। क्या क्या? सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, एंड लास्टली कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कंपनी बना है तो वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। फिर आ जाता है नेक्स्ट जो कंपनी है डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर 1% कंपनी, जिसको हम लोग ओपीसी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है एंड वो एक मेंबर जो होगा वो इंडियन सिटीजन होगा और इंडिविजुअल होगा, चाहे रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। अब ओपीसी में एक नॉमिनी भी अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि अगर मेंबर का डेथ वगैरह हो जाता है तो फिर वो एज अ मेंबर बन जाएगा। अब वो नॉमिनी भी इंडियन सिटीजन और इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनी अपना कंसेंट देगा लिखकर, वो कंसेंट कभी भी अपना वापस भी ले सकता है। ध्यान से समझना, एक इंसान एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है और एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आ सकता जिसमें वो 2 ओपीसी में मेंबर है या फिर 2 ओपीसी में नॉमिनी है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब माइनर कभी भी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी जैसा काम नहीं कर सकता या उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओपीसी कभी भी एनबीएफसी जैसा काम नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा। और ओपीसी फ्रीली कन्वर्ट हो सकता है अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है वो आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहला कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर डिफाइन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जितना शेयर्स का पैसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 21 के अंदर डिफाइन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी किया है कि जब कंपनी बंद होने लगेगा तो हम इतना पैसा देंगे, तो जितना गारंटेड अमाउंट है उतना तक उनका लायबिलिटी रहता है।
लास्ट जो कंपनी है वो है कंपनी ऑन अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 92 के अंदर डिफाइन है। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट ओनली एट द वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो रहा है तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर कंपनी के एसेट्स कम पड़ जाते हैं डेब्ट को चुकाने में, लेकिन जब तक कंपनी चल रहा है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। सबसे पहला है लिस्टेड कंपनी, एक ऐसा कंपनी जिसके शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, उनको हम लोग जो है लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, डिफाइन अंडर सेक्शन 2+52 के अंदर। अनलिस्टेड कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो लिस्टेड नहीं होता है। जो कंपनी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहला होल्डिंग कंपनी, डिफाइन अंडर सेक्शन 2+46 के अंदर। होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसके एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर डिफाइन किया गया सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। तो सब्सिडरी कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें कोई दूसरा कंपनी या तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर्स होल्ड कर रहा है, या फिर जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं उनका कंपोजिशन होल्ड कर रहा है, तो वैसे कंपनी को हम लोग सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। कंपोजिशन मतलब मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट सपोज किसी एक कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं एंड कोई दूसरी कंपनी होल्डिंग कंपनी उसके 9 में से 7 डायरेक्टर्स उसके हैं, तो वैसे कंपनी को हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर डिफाइन है। एसोसिएट कंपनी मींस एक ऐसा कंपनी जिसमें दूसरे कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% जो है वो इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है किसी दूसरे कंपनी में, तो वो उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी मान ली जाएगी। कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंपनी है, जैसे सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी, डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें एटलीस्ट 51% जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है या दोनों मिलकर कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट कंपनी आता है वो है फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर डिफाइन है। फॉरेन कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया के बाहर बना और इंडिया में किसी भी तरीके से बिजनेस कर रहा है। फिर आ जाता है निधि कंपनी, डिफाइन अंडर सेक्शन 406। निधि कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो बनता ही इस पर्पज से कि वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करेगा, यानी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेगा, और उनका मेन मोटिव होता है कि मेंबर्स के बीच में सेविंग का हैबिट को डेवलप करना पाना। नेक्स्ट जो कंपनी आता है वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए बनता है, यानी इनका मेन मोटिव होता है आर्ट साइंस वेलफेयर को प्रमोट करना। ये जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं ये अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में ही लगा देते हैं, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड भी नहीं देते हैं। अब सेक्शन 8 कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाइसेंस देता है जिससे उनको बहुत सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं। क्या क्या? जैसे बाकी सारे कंपनी को जनरल मीटिंग का नोटिस 21 क्लियर डेज पहले भेजना होता है, ये 14 डेज पहले भी भेज सकते हैं। ऊपर से बाकी सारे कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है अपने नाम के पीछे। इस कंपनी को अपने नाम के पीछे ये सब यूज करने का भी जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म भी इसका मेंबर बन सकता है सेक्शन 8 कंपनी का। अब ध्यान से समझना, मान लो कोई सेक्शन 8 कंपनी ने कोई ऐसा एक्ट किया फ्रॉडेंटली, यानी कुछ गलत किया या फिर अपने ऑब्जेक्ट को वायलेट किया या पब्लिक के अगेंस्ट में जाकर कुछ गलत काम किया, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ये लाइसेंस छीन लेगा और इसके बाद उसको एनसीएलटी भेज देगा, और एनसीएलटी वहां पर ये कंपनी को ऑर्डर दे सकता है या तो वाइंड अप का बंद करो या फिर दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमेलगमेट कर सकता है। ये तो हो गया कंपनी को बंद करने के बाद। अब पेनल्टी की बात देख लो, पेनल्टी भी लगेगा कंपनी पे 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पे 25,000 जो कि 25 लाख तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है, और अगर फ्रॉड हुआ है तो 447 भी लगेगा। अब बस दो कंपनी बचे। सबसे पहला है डोरमेंट कंपनी, डिफाइन अंडर सेक्शन 455। डोरमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं, ये एक स्टेटस है। स्टेटस कौन ले सकता है? तो ये एक इनएक्टिव कंपनी ये स्टेटस ऑब्टेन कर सकता है। इनएक्टिव कंपनी कौन? इनएक्टिव कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसने बिजनेस नहीं किया है, या फिर वो पिछले 2 साल से या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, या उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है। अब यहाँ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कौन से ट्रांजैक्शन? तो दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बस 4 को छोड़कर। कौन कौन? कोई भी पेमेंट हो रहा है रजिस्ट्रार को, या फिर शेयर्स के अलॉटमेंट हो रहा है इस एक्ट के फुलफिलमेंट के लिए, या इस एक्ट के कंप्लायंसेस के लिए कोई पेमेंट हो रहा है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, इन 4 खर्चों को छोड़कर सारे खर्चों को हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानते हैं। अब ये कंपनी जो इनएक्टिव कंपनी है वो
रजिस्ट्रार के पास जाकर ऑब्टेन कर सकता है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। अब लास्ट जो कंपनी बचा वो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई। ये एक ऐसा कंपनी होता है जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया जाता है एंड इसका एटलीस्ट 51% जो है वो होल्ड करता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं तुम्हारे मॉड्यूल में कि कौन कौन पीएफआई है, जैसे एलआईसी दिया हुआ है, यूटीआई दिया एंड अदर और भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई नोटिफाई कर देगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 2 क्लॉज 69 डिफाइन करता है प्रमोटर। प्रमोटर वो इंसान होता है जो कंपनी को फॉर्म करता है। अब इसको लॉ कैसे डिफाइन करता है? प्रमोटर मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसका नाम या तो कंपनी के एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में, या फिर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है, या फिर वो कंट्रोल कर रहा है कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन तीनों में से अगर वो कोई भी काम कर रहा है, अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको प्रमोटर बोलेंगे। सेक्शन 3 आ जाता है यहाँ पर। सेक्शन 3 बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, ओपीसी में मिनिमम 1 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए अगर तुमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। अब सेक्शन 7 आ जाता है। सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल करने होंगे। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम होता है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन जाता है सीए, सीएस, सीएमए एंड जो सब्सक्राइबर्स हैं आर्टिकल्स के वो डिक्लेरेशन देते हैं कि उन्होंने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किया है। फिर मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी एक डिक्लेरेशन देते हैं कि उन्होंने लास्ट 5 सालों में कोई भी गलत काम नहीं किया प्रमोशन और फॉर्मेशन के रिलेटेड कंपनी में। ठीक है, उसके बाद जो है एक एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस जाता है एंड फिर मेमोरेंडम के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके डिटेल्स जाते हैं, आर्टिकल्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके डिटेल्स जाते हैं एंड कोई डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है तो उसको भी हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये सब जैसे तुम रजिस्ट्रार को फाइल कर दोगे, रजिस्ट्रार इसको एग्जामिन करेगा, सेटिस्फाई हो गया तो वो तुम्हें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके तुम्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और तुम्हारा कंपनी बन जाएगा। बट यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना। मान लो अगर तुमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया, जानबूझकर तुम मिसलीड करना चाहते हो, अगर रजिस्ट्रार को पता चल जाता है कि तुमने कुछ मिसलीड इंफॉर्मेशन दिया है तो उस सिचुएशन में तुम्हारे ऊपर सेक्शन 447 लगेगा। अब मान लो कंपनी बन गया, उसके बाद रजिस्ट्रार को पता चल रहा है तो उस सिचुएशन में तुम्हारे ऊपर 447 तो लगेगा ही लगेगा। कंपनी के साथ क्या होगा तो कंपनी को या तो वाइंड अप का ऑर्डर दे दिया जाएगा या फिर उसको जो है रिमूव कर दिया जाएगा या उसमें मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दिया जाएगा या जो भी अदर ऑर्डर जो ट्राइब्यूनल एनसीएलटी को सही लगेगा वो एनसीएलटी पास कर देगा। फिर यहाँ पे एक और छोटा सेक्शन आता है सेक्शन 9। वो बात बोलता है जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी के पास फीचर्स आ जाते हैं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, इन सारे के। सेक्शन 10 आता है। सेक्शन 10 बोलता है कि जैसे ही मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया तो अब ये बाइंड करेगा कंपनी और मेंबर्स को। फिर कुछ छोटे सेक्शंस भी हैं, ध्यान से समझना। एक आता है सेक्शन 43, शेयर्स को डिफाइन करता है कि कंपनी में इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है। सेक्शन 44 बोलता है कि शेयर्स मूवेबल होते हैं एंड सेक्शन 45 बोलता है कि हर एक शेयर्स का एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हमें दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट समझने हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम एंड उसके बाद फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम होता क्या है? सेक्शन 2+56 के अंदर डिफाइन है, मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। यानी मेमोरेंडम सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का सारा डिटेल मेमोरेंडम में रहता है। अब यहाँ पर एक सेक्शन कनेक्ट होता है, सेक्शन 4। वो बात करता है कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम कि मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट होंगे। तो देखो, सबसे पहला नेम क्लॉज होता है, कंपनी का नाम रहेगा उसमें। दूसरा रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है जिसमें कंपनी का रजिस्टर ऑफिस के बारे में डिटेल रहता है। फिर तीसरा रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो कि बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कंपनी किस पर्पस से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, कौन सा कंपनी बिजनेस करना चाहता है। अब यहाँ पर एक केस लॉ भी कनेक्ट होता है और उससे एक डॉक्ट्रिन भी कनेक्ट होता है। केस लॉ क्या हुआ था? एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड वर्सेस रिची। उसमें डिसाइड ये हुआ था कि कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। अगर कोई भी कंपनी ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर काम कर रहा है तो उसको हम लोग वॉइड मानेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। अब बात समझ में आया कि कहाँ से ये डॉक्ट्रिन निकल के आया। अब मान लो कोई कंपनी बियॉन्ड अपने ऑब्जेक्ट जाकर एक्ट कर रहा है तो वो अल्ट्रा वीरस हो जाएगा। अब इस अल्ट्रा वीरस का इफेक्ट क्या होता है? तो देखो, अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन में ना कंपनी के ऊपर केस हो सकता है ना कंपनी केस कर सकता है।
ट्रांजैक्शन को वॉइड माना जाता है। मान लो कोई इंसान ने पैसे दिए हैं कंपनी को और वो पैसे कंपनी ने खर्चा कर दिया, तो फिर वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता है। मान लो कोई प्रॉपर्टी अगर कंपनी ने एक्वायर किया अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के अंडर, तो वो प्रॉपर्टी कंपनी का नहीं माना जाएगा। और मान लो अगर कोई पैसे दिए गए कंपनी को और पैसे अभी तक खर्चा नहीं हुआ है, तो फिर आउटसाइडर कोर्ट जाके एक रेस्ट्रेन ऑर्डर फाइल कर सकता है और कंपनी को उस फंड को यूज करने से रोक सकता है। ये इफेक्ट होते हैं अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के। उसके बाद जो चौथा क्लॉज है वो होता है लाइबिलिटी क्लॉज। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगा वो यहाँ डिटेल रहता है। फिर जो फिफ्थ वन होता है वो होता है कैपिटल क्लॉज। कंपनी कितना कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, वो यहाँ पर बताया जाता है। एंड लास्ट इज एसोसिएशन क्लॉज। कंपनी के जो पहले सब्सक्राइबर्स हैं ना, यानी मेमोरेंडम के जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए भेजा, तो उनके जो है डिटेल्स वगैरह रहेंगे यहाँ पर। एंड ओपीसी के केस में एक और क्लॉज रहता है जिसको हम लोग नॉमिनी क्लॉज बोलते हैं। मैंने अभी बताया भी था कि ओपीसी में एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है, तो नॉमिनी का डिटेल भी जाता है। मेमोरेंडम का बनाने का फॉर्मेट क्या है, तो टेबल ए से लेकर ई तक फॉर्मेट दिया गया है कि मेमोरेंडम इस फॉर्मेट में बन सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये बेसिकली बाय लॉज हैं, यानी कंपनी इंटरनली कैसे मैनेज होगा, इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे, वो बताता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर यहाँ पर एक सेक्शन कनेक्ट होता है, सेक्शन 5। वो क्या बोलता है कि आर्टिकल्स में एक इनरिचमेंट प्रोविजन डाला जा सकता है। इस प्रोविजन के डालने से होगा क्या कि आर्टिकल कभी भी अगर फ्यूचर में ऑल्टर होता है यानी चेंज होता है, तो वो तभी होगा जब वो और रिस्ट्रिक्टिव होगा। यानी लेट सपोज अगर किसी के आर्टिकल में लिखा है कि 9 घंटे काम करना है, अगर इनरिचमेंट प्रोविजन हम डाल देते हैं तो वो 9 घंटे से हम 8 नहीं कर सकते चेंज करके, हमें और रिस्ट्रिक्टिव करना होगा, 9 से 10 घंटे करना होगा, तभी आर्टिकल चेंज होगा। अब ये इनरिचमेंट प्रोविजन जो है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जब तुम पहली बार आर्टिकल फाइल कर रहे हो उस समय भी दे सकते हो, या फिर बाद में भी आर्टिकल्स में तुम इंक्लूड कर सकते हो। बस 2 डॉक्ट्रिन बचते हैं, तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल खत्म होने वाला है। सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये क्या बोलता है, एक कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी इनको इंस्पेक्ट कर सकता है थोड़े से पैसे देकर। तो ये डॉक्ट्रिन बोलता है तुम कोई भी कंपनी के साथ अगर ट्रांजेक्शन करने वाले हो, तो ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स एंड अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। अगर तुम नहीं पढ़ते हो और तुमको कोई लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में ये डॉक्ट्रिन कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर एक दूसरा डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसपे एक केस लॉ भी है, टर्कॉन, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, जिसको हम लोग टर्कॉन रूल भी बोलते हैं। इस डॉक्ट्रिन में होता क्या है, मान लो एक इंसान ने डॉक्यूमेंट, सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पढ़े, मेमोरेंडम आर्टिकल सब कुछ पढ़ा, बट फिर भी उसको लॉस सफर हो रहा है क्योंकि कंपनी के इंटरनल में कोई दिक्कत है, इंटरनल में मिसमैनेजमेंट है। तो उस सिचुएशन में ये डॉक्ट्रिन जो है आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इंटरनल में क्या चल रहा है कोई आउटसाइडर ये बात नहीं पता कर सकता है, इसलिए ये डॉक्ट्रिन जो है आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देता है। अब इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहला, मान लो अगर कोई इंसान को एक्टिव नॉलेज है कि अंदर में कुछ गड़बड़ है और फिर भी तुम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में ये डॉक्ट्रिन तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, तुमको सस्पिशन है कि कुछ गड़बड़ है एंड तुमने पता लगाने की भी कोशिश नहीं की, तो भी ये डॉक्ट्रिन तुमको प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। एंड लास्ट, फॉर्जरी के केस में कभी भी कंपनी को लायबल नहीं किया जाता है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।